दिल पर हाथ रख के बोलिएगा कि ठीक है आप जीत को लेकर आश्वस्त थे, 198 तक सीट पहुंच जाएगी, इसको लेकर आश्वस्त थे क्या? ऐसा सोचा था कभी? हम थे जब हमने कहा था कि हम बहुमत में जीतेंगे, तब लोगों को लगा था कि ये क्या कह रहे हैं, बीजेपी कहाँ जीतेगी। और ममता बनर्जी जी अपनी नैरेटिव बना रही थी, उसमें वो मसरूफ हो गई। फिर जैसे ड्रामा होता है स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर, वहां पे भी उन्होंने अपना शुरू कर दिया। मैं अभी ये नाटक शब्द इस्तेमाल करना शायद सही नहीं होगा, पर ड्रामे बहुत हुए। और ये सिर्फ चुनाव, ये जो इस बार का जो चुनाव, ये सिर्फ चुनाव नहीं था, ये बंगाल के लोगों का एक फैसला था। लोगों ने भय, भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ वोट दिया है। और जो सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने तो बस उन्हें कहा था क्या देंगे हम, विकास देंगे, सुरक्षा देंगे और गरिमा का एजेंडा को हम बरकरार रखेंगे। और गरिमा का एजेंडा जीता है। और ममता बनर्जी क्यों हारी, अभी पूछना पड़ेगा ना। तो ममता बनर्जी जी की जो सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी आ गई थी, ये उन्होंने समझा नहीं। क्योंकि पहले गुंडागर्दी के माहौल में चुनाव सब लड़ते थे, तो उन्हें लगा था कि हमारे गुंडे तो काम कर रहे हैं, हमारी जो सारी साजिशें हैं वो अपने अपने जगह में है, तो हम तो जीत ही जाएंगे जैसे हम पहले जीतते थे। पर इस बार का जो निर्वाचन था, ये लोगों का निर्वाचन था, क्योंकि सब लोग बिल्कुल निडर होके निकले। और ये भी एक बात साबित करता है, जो आंकड़े इनको मिला ना, कि एक्चुअली लोग उनको नहीं पसंद करते थे। जब मौका मिला कि बेझिझक वोट करो, तब देखिए किस तादाद से बीजेपी को वोट आई। तो इसका मतलब वो भी भय का वोट देते थे, मर्जी का नहीं, हृदय का नहीं। और ये सब जो कट मनी कल्चर और जो राजनीतिक हिंसा और बेरोजगारी और ये जो माइनॉरिटीज का अपीजमेंट की राजनीति, लोग बदलाव चाहते थे और उन्होंने वोट से जवाब दे दिया। और लोगों की क्या मांग थी, बस बंगाल के लोग चाहते क्या है, सुरक्षित माहौल। ये हम सब चाहते हैं अपने परिवारों के लिए, रोजगार के अवसर, महिलाओं को सुरक्षा और भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार और सेंट्रल स्कीम्स का पूरा जो मुझे लाभ। लग रहा है चुनाव में भ्रष्टाचार का विषय जो है वो बड़ा जोरों शोरों से पुरजोर मारता हुआ नजर आया था। मैं इसी का जवाब, हालांकि आप ही खुद अब मंथन कर रही थी, मैं सुमित मेहरोत्रा जी से इसकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। सुमित जी, आखिर ये क्या हो गया? चुनाव के परिणामों को देखकर कहा जाए तो सेंचुरी भी नहीं लगा पाई, सिर्फ डबल डिजिट में ही आकर अटक चुकी है टीएमसी। ये कौन सा वाला मैजिक जो फेल हो गया, या बीजेपी का कोई मैजिक काम कर गया? नेहा जी, देखिए नैना जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े, तो उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा। मैं तो इन्हें बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा है। बंगाल में जनता के लिए लड़ी है और जिसमें चुनाव आयोग ने इनका पूरा साथ दिया है। मैं तो थैंक्स बोलना चाहूंगा चुनाव आयोग को भी, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने पूरी मदद करी है भारतीय जनता पार्टी की। अब मेन मुद्दा ये है कि अब तो आपकी सरकार बन गई है। अब जो मुद्दे थे कि 3,000 रुपए आपको पहले महिलाओं को देने हैं, सुरक्षा देनी है, अब कोई बेटियों के संग में कुछ अत्याचार ना हो। और आज ही हम लोगों ने देखा जिस तरीके से काउंटिंग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जीत होती चली गई और उस हिसाब से इन लोगों ने टीएमसी के कार्यालयों पर जा करके जिस तरीके से तोड़फोड़ करी है, आग लगा दी है। अब सेंट्रल फोर्स कहाँ गई, जबकि चुनाव आयोग ये कह रहा था कोई आगजनी नहीं होगी, कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। ये भी एक प्रश्न चिन्ह लग गया इनके ऊपर। किस तरीके से, क्या आप लोगों ने क्या पिछले चुनावों के आंकड़े और ये जो हिंसक घटनाओं वाले पिछले चुनावों में और अभी के चुनावों में बड़ा जमीन आसमान का अंतर है, ये बात आप भी स्वीकार करेंगे। अगर आप छुटमुट कुछ घटनाएं हुई, वरना पहले तो ऐसा लगता था कि जितने ज्यादा पोलिंग बूथ नहीं, उससे ज्यादा तो हिंसा की घटनाएं सामने आ जाती थी। जाने कितने लोग जान गंवा बैठते थे, जाने कितने लोग अस्पतालों में उपचार करा रहे होते थे। आप चीज को सुनिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, या अगर मेरे को नहीं बोलना है तो मुझसे कह दी, मैं नहीं बोलूंगा। नाराज मत होइए, मैं समझ रही हूं। मैं नाराज नहीं हूं। देखिए मेरा, पर हम कहेंगे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां पे, ठीक है आपकी सरकार बना ली, कि चुनाव आयोग ने कहा था कि हम वहां पे कोई आगजनी नहीं होगी, इतनी सेंट्रल फोर्स होने के बावजूद भी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के कार्यालय में आग लगा दी, तोड़फोड़ कर दी। ये भी एक बात है भाई, चुनाव निपट गया, अच्छे से निपट गया, पर तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए थी। ये भी एक चीज है। अब आप लोग बता रहा है कि हाँ टीएमसी के लोग, ठीक है, मैं उस पर भी आऊंगी दोबारा, लेकिन फिलहाल बीजेपी दफ्तर से दिल्ली से मेरे सहयोगी आशीष पांडे मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आशीष पांडे के साथ में कुछ बड़ी अपडेट भी है। जी आशीष।
नैना, इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकती हैं जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही वो है कि अब पूरी तैयारी कर ली जा रही है कि प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर बाद जो है वो अपने बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और किस तरह से उनके स्वागत करने के लिए लोग जो है वो जुटते जा रहे हैं, जो कार्यकर्ता है वो जुटते जा रहे हैं, क्योंकि आज बिल्कुल बीजेपी के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई है और ममता बनर्जी को हराने के लिए अब आप सोचिए कि 2021 के बाद 2026 में जो है कामयाबी मिलती हुई नजर आई है। एक बार मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगा, मेरी आवाज रिपीट हो रही है, इसको जरा ठीक करेगा। साथ ही साथ ये तस्वीरें मैं जो दिखाना चाह रहा हूं आप देखिए कि जो पूरी तरह से सिक्योरिटी चाक चौबंद जो वो कर दी गई है और अब से कुछ ही देर बाद करीब 6 से 6:30 बजे का वक्त जो है वो तय किया गया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी कार्यालय में जो पहुंचेंगे और उसके बाद से उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जाएगा। और इस दौरान जो है गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रह सकते हैं, साथ ही साथ वीरेंद्र सचदेवा, तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता और जो सांसद जो विधायक हैं जो दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं वो यहां पर पहुंचेंगे और इसकी तैयारी कर ली गई है। कुर्सियां पूरी तरह से लगा दी गई हैं और तमाम बीजेपी के नेता वहां पर मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर बाद नैना मैं वो अंदर की भी तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरह से तैयारी अंदर चल रही है। बगल में डीजे की भी व्यवस्था की गई है और इससे पहले जब सुबह 7 बजे से जो है यहाँ पर माहौल एक एक करके सब कार्यकर्ता जुटते हुए नजर आ रहे थे और उसके बाद से जैसे जैसे रुझान सामने आता गया वैसे वैसे भीड़ बढ़ती चले गए और अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जो है औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा किस तरह से बीजेपी जो है वो अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जीत की मैं दोबारा आपका रुख करूंगी, वहां पे क्या तैयारियां हैं वो तो ऑफ कोर्स में बड़ी इंटरेस्टिंग एक तरह से नजर आएगी ही, लेकिन सूर्य कुमार मैथिल जी, ये वाला जो चुनाव था ये कई लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, साख बचाने का, जमीन को बनाए रखने का, या ये कहा जाए कि अपने आप को स्थापित करने का, पेश करने का। बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती थी, इतने लंबे वक्त का इंतजार आखिर कब खत्म होगा, बीजेपी का इंतजार खत्म हुआ, लेकिन साख बचाने का था कांग्रेस के लिए और टीएमसी के लिए, खासतौर से ममता बनर्जी के लिए। असम में तो गौरव गोगोई अपनी सीट तक नहीं बचा पाए और ममता बनर्जी का भी हाल मुझे लग रहा है बड़े नेक टू नेक चल रहा है। अभी मैं देख रही हूँ इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है, लगभग 5349 वोटों का ही मात्र डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आखिर ये आंकड़े क्या कहते हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है इलेक्शन? धन्यवाद नैना जी, पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपकी टेक्निकल टीम को बोलिएगा, थोड़ा सा इको हो रहा है, उसको ठीक करेंगे। जी जी, मैं ठीक करवाती हूँ जी। हाँ, और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो आज की जीत है, इस जीत का आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी आ रही है मुझे आवाज जी। जो जीत है ना, इस जीत का श्रेय सबसे पहले तो उन लोगों को जाता है जिन्होंने बलिदान दिया, उन्होंने बलिदान दिया ताकि ये दिन आ सके। अभी सुमित मल्होत्रा जी बोल रहे थे कि वहां गए और वहां पर जाकर तोड़फोड़ कर दी कुछ लोगों ने जाकर टीएमसी के हेडक्वार्टर्स में। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि छोटी मोटी अगर कोई घटना हो गई तो उसको आप यहाँ बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं मेरे भाई। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जब जीत होती थी तो उस समय में तो आप लोग क्या करते थे कि अपने विरोधियों की माओ और बहनों का सामूहिक रेप करते थे, उनके घरों को जला देते थे, उनकी हत्याएं कर देते थे। लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है कि पता चले आप अपने घर से बाहर निकले और किसी ने आपको मार दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इस चीज में विश्वास नहीं करते हैं। वो अपने शत्रु को शत्रु नहीं मानते, राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानते हैं। हम वैचारिक लड़ाई लड़ते हैं, हाथ पैर की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। और यही कारण है कि बंगाल की जनता ने इतना प्रचंड बहुमत हमें दिया। आप एक दो बार डिबेट में मेरी हुई थी, आप बोल रहे थे कई सैकड़ों पोलिंग बूथ पे तो वहां पोलिंग एजेंट ही नहीं है। आप बताइए आज क्या स्थिति है। तो ये जो लड़ाई थी ना, ये लड़ाई अविश्वास के खिलाफ थी, ये बलात्कार के खिलाफ थी, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ थी, घुसपैठियों के खिलाफ थी। और आपने बोला कि चुनाव आयोग का धन्यवाद, उन्होंने भाजपा को समर्थन किया। मैं भी कहता हूं कि चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने समूचे विपक्ष को भी यह मौका दिया कि टीएमसी के गुंडों से ना डरकर अपना चुनाव प्रचार कर सके। टीएमसी के गुंडे वोट डालने जाने वाले लोगों पे बम ना मार पाए। तो सूर्य कुमार मैथिल जी, ये जो चुनाव रहा, क्या उसमें आप यही जो मुद्दे बोल रहे हैं, खासतौर से लोगों की नाराजगी, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म, क्या ये वो बड़े मुद्दे रहे जो बढ़ चढ़कर लोगों ने वोट किया है? देखिए,
मैं आपको बताता हूं 6 मुद्दे ऐसे थे जो कि वहां पर चुनाव का बेस बने। पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा। घुसपैठिए इतनी बड़ी तादाद में बंगाल में घुस गए थे जो कि वहां के आम बंगाली का जीना मुश्किल था। दूसरा, भ्रष्टाचार, कटमनी और टोलाबाजी। हर चीज में कटमनी। ये जो अपनी टीम बनाकर हर गांव के बाहर जो ये अपनी एक कार्यालय बना लेते थे और वहां पर कोई भी काम होगा तो जब तक टीएमसी का अप्रूवल नहीं मिलेगा वहां काम नहीं होगा। उनको पहले पैसे जमा करने पड़ेंगे। तीसरी चीज, बलात्कार, आरजीकर। और जिस प्रकार से संदेश खाली हुआ कि इनके कार्यालयों में बुला बुलाकर बंगाल की महिलाओं का बलात्कार, पूरी रात गैंगरेप करते थे इनके नेता और उसके बाद वहां पर उनको वापस छोड़ के आते थे। और एक और बात, बेरोजगारी। बंगाल में कोई इंडस्ट्री आज की डेट में सरवाइव नहीं कर रही। 7,000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज ने वहां से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर बाहर निकल गई। कारण यह हुआ क्योंकि वहां पर टोलाबाजी, भ्रष्टाचार, असुरक्षा का इतना बड़ा माहौल है कि कौन काम कर पाएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रीय सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज। आप देखिए, बंगाल अकेला ऐसा राज्य है जहां पर कि 125 किलोमीटर का पूरा कॉरिडोर बंगाल सरकार से केंद्र सरकार मांगती रही, लेकिन उन्होंने उसको उनके पास उनको ट्रांसफर नहीं किया, जबकि बीएसएफ ने पैसा भी दे दिया। ये 6-7 कारण ऐसे रहे जिनके कारणों ने मुस्लिम तुष्टीकरण, बंगाल को बांग्लादेश बनाने के लिए ममता बानू ने पूरा जोर लगाया। लेकिन यह भी सच है कि जो 90 सीटें आ रही हैं वो क्षेत्रों से आ रही हैं, चाहे आप कैलकुलेट कीजिएगा, जहां पर मुस्लिम 40% है, लेकिन सूर्या 40% है। हाँ, आपने कहा खासतौर से अगर मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कही तो इस बार खासतौर से पश्चिम बंगाल का अगर बड़े मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो क्या वो भी एक तरह से अब टीएमसी की तरफ खिसक गए? अपने आप में ये भी एक बड़ी बात है। वेल, मेरे साथ में एक और खास मेहमान कनेक्ट हो चुकी हैं, हुदा जरीवाला जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शेखर कुमार जी भी मेरे साथ में लगातार कनेक्टेड हैं। शेखर जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो उस बार ममता बनर्जी ने 2 चुनाव सीटों पर एक तरह से चुनावी मैदान में थी। इस बार उन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बड़े चैलेंज के तौर पर देखा। शुभेंदु अधिकारी जानते थे, उन्होंने इसीलिए अलग अलग सीटों को चुना, लेकिन ममता बनर्जी ने सोचा कि इस बार आर या पार की ही लड़ाई फाइनली हो जाए। बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले लिया उन्होंने? शेखर जी, शेखर कुमार जी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? शेखर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, ऑडियो अनम्यूट कर ले प्लीज। आपको मेरी आवाज आ रही? जी, अभी आई। हाँ जी। जी, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया क्योंकि बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही थी, हमारा कार्यकर्ता को मारना पीटना, इतना शहीद हुआ था। हम लोग 15 साल से जो, मतलब इतना सालों से हम लोग जो जहाँ पे जाते थे, तृणमूल लोगों का मार पीट, मान सम्मान लोग लेके, गाली गलौज को लेके ये करते थे। आज जनता ने उसको जवाब दे दिया है। मैम, कई जगहों से हिंसा की खबर आ रही है, उसको लेकर क्या तोड़फोड़? कोई हिंसा नहीं होगा, हम लोग का पूरा एकदम निर्देश है। कोई हम लोग का पार्टी का कार्यकर्ता ये सब करेंगे नहीं। ये सब टीएमसी का लोग ही है। ये लोग तिलक लगा के भी सब करते हैं, लेकिन हमारा पार्टी से कोई की भी कार्यकर्ता है। तो आपने सुना, दरअसल अब ये कार्यकर्ताओं में जश्न की तस्वीर है और खासतौर से महिलाएं बड़ी गदगद नजर आती हैं। बम्पर वोटिंग महिलाओं ने खासतौर से पश्चिम बंगाल में की और माना जा रहा है कि ये पूरा जो की वोटर है वो वुमेन वोट बैंक ही है, जो बीजेपी को इतने बड़े आंकड़े की तरफ लेकर गया है। शेखर कुमार जी, देखिए, ये मैं सुबह भी यही बात कह रहा था कि ये ममता वर्सेस केंद्र की मशीनरी की क्षमता का चुनाव था, जिसमें केंद्र की मशीनरी की क्षमता लगातार राज्य दर राज्य जो है भाजपा को जीत दिलाती जा रही है। ज्ञानेश कुमार जी का बहुत ही शानदार कार्य रहा है इस चुनाव में। और मैं साथ में एक बात ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो घुसपैठिया की बात चल रही थी और बंगाली अस्मिता की बात चल रही थी, तो वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष पैलेस के कहने वाले और विवेकानंद जी के मुंह से नेताजी का नारा बताने वाले लोग जो हैं, आज वो सारे घुसपैठिए सामने आ गए कि घुसपैठिए अच्छे से पश्चिम बंगाल में दाखिल हो चुके हैं। अब ये चुनाव जिस तरीके से लड़ा गया है अपने केंद्रीय एजेंसियों के सहारे, लेकिन शेखर कुमार जी, ठीक है, आपके अपनी इस पे राय हो सकती है, लेकिन ये तो फिर जो वहां की जनता का मत है, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उनके साथ में बड़ी बेईमानी नहीं हो जाएगी? मैं बता देता हूँ कि ये जो 27 लाख वोटर्स कटे,
ये 27 लाख वोटर्स अगर वोट दे रहे होते, ये किनके वोट कटे? क्या ये घुसपैठिया थे सारे? भाजपा प्रवक्ता बैठिए बताएगी कि वो घुसपैठिया थे या नहीं थे 27 के 27 लाख। तो अगर वो वोट देते तो क्या स्थिति होती? दूसरी बात, आप किसी भी चुनाव में एक बात देखेंगे कि जैसे वोटर्स के नाम कटते हैं, बड़ी संख्या में कटते हैं, दिल्ली में भी यही हुआ। उसके बाद सारी पार्टियों को चिंता होती कहीं हमारे वोट तो नहीं कट रहे हमारे। भाजपा को कभी कोई चिंता नहीं होती। भाजपा को सब पता है कि किनके कट रहे किनके नहीं कट रहे। आपने आज तक इनका कोई बयान सुना भाजपा नेताओं का चुनाव आयोग के खिलाफ? चुनाव आयोग को जो एक इम्यूनिटी ये दिलाते हैं और चुनाव में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इन्होंने इम्यूनिटी के लिए कानून बना दिया है, उसके बाद उसकी अपॉइंटमेंट अपने हाथ में, क्या जरूरत थी इन सब चीजों की? तो देखिए अब एक ऐसी जगह आ गई कि अब ये उत्तर प्रदेश क्रॉस करते हुए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बांग्लादेश का ही चुनाव जीतने रह गया इनके लिए। और ज्ञानेश कुमार जी इनको जिता सकते हैं, नो डाउट जिता सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये हालात, और अभी आपको एक बात और बताओ, तमिलनाडु का जो रिजल्ट आया है, एक नया आदमी एक बम्पर मेजॉरिटी लेकर आया है, सिर्फ 1 महीने की बात है। भाजपा के लिए सबसे आसान शॉर्टकट वही है। और आज उसकी तैयारी शुरू हो गई कि कैसे केंद्रीय एजेंसियों को के सहारे उसको भी ट्रैप में लिया जाए। वहां तो बनी बनाई खीर इनको मिल रही है। तो जहां इनके पंजाब में कोई विधायक जो है वो नगण्य है, उसके बाद इनके पास 6 राज्यसभा एमपी आ गए। तो ये अब देश इस हालात में पहुंच चुका है कि इसका रिपरकशन, ये कोई बहुत लेकिन सूर्य कुमार बात मैथिल नहीं जी है। का मत तो आपकी इस बात से बड़ा इतर था। मैं हुडा का रुख करूं, लेकिन सूर्य कुमार मैथिल जी का तो इससे आपकी बात से बिल्कुल अलग मत था। सूर्य जी देखिए, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं शेखर कुमार जी से कि हार हुई है तो स्वीकार करना भी सीखिए। अगर चुनाव आयोग इसी प्रकार की धांधली अरे वो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। ना वो नेता ही है, वो राजनीतिक विश्लेषक का वो भी शुभ रहा। अच्छा, 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर कि आप लोगों का मुद्दा मुस्लिम तुष्टीकरण, बांग्लादेशी घुसपैठिए, ये था असम और बंगाल। और असम में भी रिपीट हो गई बीजेपी की सरकार और बंगाल में बीजेपी की सरकार आ गई है। नीतियां क्या रहेंगी? नीतियां हमारा है सबका साथ सबका विकास, तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण। लेकिन बंगाल में तो अभी बांग्लादेशी को भगाएंगे और गुंडा का गुंडागर्दी नहीं चलेगा, राम राज चलेगा। हमने तो कहा था बिहार के चुनाव पर बाद, अब अगले बिहार की जीत तो झांकी है, अगली बारी बंगाल की है। मोदी जी ने भी कहा बंगाल में बीजेपी का कार्यकर्ता अब तो सुरक्षित रहेगा ना। बंगाल की जनता जब सुरक्षित रहेगी, बीजेपी कार्यकर्ता भी सुरक्षित रहेगा। फिर से बंगाल बहार होगा, आदोई केंद्र बनेगा। तमिलनाडु केचेरी में भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। केरल में कांग्रेस को संतुष्टि मिल रही होगी, क्योंकि केरल में संतुष्टि क्या मिलेगी? जो कांग्रेस सरकार बना ले, लेकिन कांग्रेस मुस्लिम लीग पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी केरल में। केरल में कांग्रेस मुस्लिम लीग की सरकार बनेगी। एक आखिरी सवाल है दादा, ममता दीदी को अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहेंगे? ममता दीदी को यही कहूंगा, ममता दीदी, आपने देश की हित को कम देखा, वोट के हित को ज्यादा देखा। मुसलमानों को आपने वोट बैंक बनाया, हिंदुओं का सत्यानाश किया। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि ममता दीदी अगर ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करती तो बीजेपी की एंट्री नहीं होती। राहुल गांधी क्या? तो जीत का जश्न है, खुशियां मनाई जा रही हैं। अब देखिए, हिमंता बिस्व शर्मा बम्पर जीत दर्ज की। चारों तरफ से, एक तरफ आपको वहां पे नजर आ रहे हैं मीडिया कर्मी, दूसरी तरफ पार्टी कार्यकर्ता। लगातार ये
टॉप एंगल ऊंचाई से जो तस्वीर यहां पर नजर आ रही थी, असम के नतीजे, असम की खूबसूरती के साथ रुझान और नतीजे भी जल्दी से देख लीजिए। बीजेपी 101 सीटों के साथ में बढ़त बनाती हुई, तो कांग्रेस यहां पर फिलहाल अभी 19 से सीटों के आसपास यहां पर संतुष्ट नजर आ रही है और AIUDF 2 सीटों पर, तो अन्य के खाते में 4 सीटें गई हैं। ये बड़ा झटका कांग्रेस के लिए भी है, क्योंकि यहां से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई, वो भी अपनी सीट बचा नहीं पाए। बड़ा झटका एक तरह से लगा है यहां पर, इसको इस रूप में कहा जा सकता है। सबके अपने अपने मत जरूर यहां पर नजर आ रहे हैं, प्रतिक्रियाओं पे रिएक्शंस भी लगातार देखने को मिल रहा है। जी सूर्य जी, आप कुछ कह रहे थे, जल्दी रिएक्शन दीजिएगा, फिर मैं हुर्रा का रुख कर रही हूँ। जी, तो मैं ये कहना चाहता हूं शेखर कुमार जी से कि शेखर कुमार जी अब आंखें खोल लीजिए। अगर ऐसा ही कुछ होता कि चुनाव आयोग ने धांधली की होती, तो क्यों हम तमिलनाडु के अंदर भाजपा की एक भी सीट नहीं आई? आप मुझे बताइए, केरलम के अंदर क्या स्थिति है बीजेपी की? हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है ना सिर्फ। अरे आप लोग कब तक चुनाव आयोग पे आरोप लगाएंगे? कब तक आप लोग ईवीएम को बदनाम करेंगे? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।